जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 22 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 22 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई मित्र इस बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश आकार है। ऑप्शन दिया हुआ है विशाल, दूसरा ऑप्शन है मध्यम, तीसरा ऑप्शन है छोटा और चौथा ऑप्शन है बहुत बड़ा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बन द्वारा मजबूत बंधन के गठन का एक कारण इसका डैश आकार है, यानी कि कार्बन अपने किस आकार के चलते स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो कार्बन परमाणु होते हैं इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। कार्बन परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है और इसी वजह से ये क्या करता है तो सर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, यानी कि इसका जो बंधन होता है वो मजबूत होता है। आप कहेंगे सर हम लोग कैसे समझेंगे? मेरे मित्र आसानी से समझ सकते हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि कार्बन परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? आप कहते हैं 6 होती है और साथ ही साथ इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे 12 होती है। अगर हम लोग कार्बन परमाणु के लिए परमाणु संरचना की बात करें तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी जो परमाणु होता है वो गोलीय होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्बन का परमाणु होगा वो भी क्या होगा? गोलीय होगा। इसके बीच में क्या होगा? आप कहेंगे नाभिक होगा और इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुजी कक्षा कहते हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा इस कक्षा में क्या रहता है? आप कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ध्यान दीजिएगा कि कार्बन परमाणु के पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? आप कहेंगे 2, दूसरे में कितना होगा? 4। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है इसी का क्या किया जाता है? साझा किया जाता है। क्या किया जाता है? साझा किया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जब भी किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ेगा तो वह साझेदारी वाले बॉन्ड में जुड़ेगा और जो साझा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? तो आप कहेंगे सर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन है और इसी 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके कार्बन जो है किसी अन्य तत्व के साथ बॉन्ड बना करके उसके साथ अपना यौगिक बनाता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, क्योंकि कार्बन परमाणु का आकार छोटा होता है इसलिए जब कार्बन इस 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो ये जो साझा इलेक्ट्रॉन है और जो इसका नाभिक है इस दोनों के बीच में क्या हो जाता है तो सर मजबूत आकर्षण हो जाता है और इसी वजह से कार्बन परमाणु के द्वारा जो बनाया गया बंधन होता है वो क्या होता है? मजबूत होता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कार्बन के द्वारा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जाता है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है या इसलिए मजबूत होता है क्योंकि कार्बन का आकार छोटा होता है, जिस वजह से इसके साझा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच मजबूत आकर्षण हो जाता है। फलतः इसके द्वारा बनाया गया बॉन्ड क्या होता है? आप कहेंगे मजबूत होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछे ये बताओ कि कार्बन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालाइट है, तब आप क्या कहेंगे? आप सभी ध्यान में रखना कि कार्बन जो है ये अधातु है। क्या है ये? अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आप सभी कहेंगे सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सबों को मालूम है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन की जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, कार्बन की जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग 2 आधार पे लिख सकते हैं। पहला सेल के बेस पे यानी कि कक्षा के आधार पे। तो कक्षा के आधार पे इसका क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने बता दिया है, फिर भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। कक्षा के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 हो जाएगा।
और दूसरा क्या होता है, उपकक्षा के आधार पर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब सेल। तो सब सेल के बेस पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछते कि ये बताओ कि कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3550 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3550 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही साथ कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना 4827 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन जब तत्व के रूप में होता है तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ज़्यादा होता है, लेकिन कार्बन तत्व से जो बने हुए यौगिक होते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कार्बन है ये बहुत ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, और आप सभी कहते भी हैं कि गुरुजी कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस कारण से कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके चेन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इस चेन बनाने की प्रवृत्ति को हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसी गुण के चलते कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। न हो तो आप नोट करके इस चीज़ को लिख लेंगे कहीं पे। क्या लिखेंगे कि कार्बन के कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के चलते, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के चलते या कैटिनेशन गुण के कारण, कैटिनेशन गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या, गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या ज़्यादा होती है। कार्बन के यौगिकों की संख्या ज़्यादा होती है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग हिंदी में चैन बनाने की प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, चैन बनाने की प्रवृत्ति कहते हैं। तो आप इसको सरल शब्दों में भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके चैन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इसी चैन बनाने के गुण के चलते कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद है। ऑप्शन दिया हुआ है 18, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 33। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ कैसे याद रहेगा? तो अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ याद हो गया होगा कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एक छोटा सा नंबर सीरीज, और वो नंबर सीरीज क्या है? वो नंबर सीरीज है 2 8 8 18 18 32 32। ध्यान दीजिएगा कि आपके आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी है उसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इस नंबर सीरीज के सहारे याद रख सकते हैं। ये नंबर सीरीज क्या है? 2 8 8 18 18 32 32। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 पहले है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पहला आवर्त, और फिर इसके बाद आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा दूसरा आवर्त, ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा तीसरा आवर्त, और साथ ही ये आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा चौथा आवर्त, और साथ ही ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पाँचवा आवर्त, और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे छठा आवर्त, और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सातवां आवर्त। मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि आपके आवर्त सारणी में टोटल आवर्त की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 7, और यहाँ पे आपका जो नंबर सीरीज है इसमें टोटल नंबर कितना है? आप कहेंगे सर 7 ही है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी क्या कि पहले आवर्त में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? आप कहेंगे 2, यानी कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 2। दूसरे आवर्त में कितनी होगी? आप कहेंगे 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पाँचवें में 18, छठे में आप कहेंगे 32, और सातवें में कितना होगा? आप कहेंगे 32। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में
टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर छठे आवर्त में टोटल तत्वों की संख्या 32 है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर 32 हमारे ऑप्शन सी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके पहले ऑप्शन में है 18, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आवर्त सारणी के चौथे और पांचवें आवर्त में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 18 है। साथ ही आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो 8 भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। आप कहेंगे कि सर चौथे ऑप्शन में तो 33 भी दिया हुआ है, तो आपके आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में 33 तत्वों की संख्या नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नंबर सीरीज बताया है इसमें कहीं पे भी आपका 33 नहीं है, तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे? इग्नोर मारेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है समूह, तीसरा ऑप्शन है इकाई, चौथा ऑप्शन है आवर्त। बताइए ना बनेगा आपसे? आसानी से बन जाएगा। आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर लागू शुद्ध बल है। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में मास भी दे दिया गया है और एक्सेलरेशन भी दे दिया गया है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी दोनों को गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में मास कितना है, तो गुरुजी 2 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इक्वल टू क्या होता है? ma। मास कितना है सर? 2। त्वरण 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सही आंसर हमारा 8 न्यूटन हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 8 न्यूटन है। आप कहेंगे सर ऑप्शन 4 में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश इज द मोस्ट एबोडेंट मेटल ऑन द अर्थ। ऑप्शन दिया हुआ है लेड, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, चौथा ऑप्शन है जिंक। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश पृथ्वी पर मौजूद सबसे प्रचुर धातु है। आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने याद करा है, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर मौजूद धातु तत्व, तो हम सभी किसका नाम लेते हैं? एल्यूमिनियम का नाम लेते हैं। एल्यूमिनियम की कितनी परसेंटेज अर्थ पे है? तो आप सभी याद रखेंगे 8.07%। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर मौजूद है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दूसरा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला धातु तत्व, तब आप लोग किसका नाम लेंगे? तब आप लोग आयरन का नाम लेंगे। और इसकी परसेंटेज कितनी है? 5.05%। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि पहला सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर मौजूद धातु तत्व, आप कहेंगे एल्यूमिनियम। दूसरा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला धातु तत्व, आप कहेंगे आयरन। मेरे मित्र, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि डैश पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धातु है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेड, आप कहेंगे सर ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, और तीसरा ऑप्शन है कॉपर, और चौथा ऑप्शन है जिंक। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला आपने एल्यूमिनियम बताया और दूसरा आपने आयरन बताया, तो जाहिर सी बात है कि कॉपर और जिंक तो हमारा ऐसे ही चला जाएगा। बचा क्या रह गया सर? एल्यूमिनियम। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखना कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो धातु तत्व है वो है आपका एल्यूमिनियम, और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दूसरा प्रचुर मात्रा में जो धातु तत्व है वो कौन सा है? तो गुरुजी आयरन। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से कौन सा तत्व जाना जाता है, मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से कौन सा तत्व जाना जाता है, तो आप याद रखना टाइटेनियम। टाइटेनियम को क्या बोला जाता है? मेटल ऑफ फ्यूचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटल ऑफ फ्यूचर बोला जाता है।
और साथ ही ध्यान में रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली तत्व कौन सी है, आप कहेंगे ऑक्सीजन। आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली तत्व कौन सी है, आप कहेंगे ऑक्सीजन। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, स्थितिज, रासायनिक, गतिज, विद्युत। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा सर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आपका एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कंप्रेस्ड स्प्रिंग में जो ऊर्जा होगी वो उसके स्थिति के चलते होगी, और किसी भी वस्तु में स्थिति के चलते जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र यकीन मानो, इस शिफ्ट में जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम रहा होगा वो साइंस में 25 में से तो 24 आराम से करके आया होगा। मैं पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ने वाला होगा उसकी तो बात ही करना छोड़ दो, क्योंकि शिफ्ट बहुत ही ईजी है और इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हो। बेसिक बातें हैं जिसको आप आसानी से समझ रहे होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही लॉलीपॉप टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी वास्तविक और बड़ी, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और छोटी, तीसरा ऑप्शन है आभासी और छोटी, और चौथा ऑप्शन है आभासी और बड़ी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने वर्षों से याद कर रखा है कि उत्तल दर्पण किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा, आभासी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण के बारे में हमको कोई लाग लपेटा सोचना ही नहीं है। ये जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो कैसा बनाएगा, काल्पनिक यानी कि आभासी, और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। अब बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति दी हुई है इसमें उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है। ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो अंदर वाला भाग होता है वो क्या होता है सर, रजदित किया हुआ रहता है। परावर्तन इसके बाहरी सतह से होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ये क्या होगा, आप कहेंगे फोकस होगा, और ये क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र होगा। मेरे मित्र क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है। तो मान लेते हैं कि वस्तु हमारा यहाँ पे रखा गया है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऐसा संभव है कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही होगी, और जब ये मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो ये परावर्तित कैसे होगी। तो आप कहेंगे सर ये इस डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगा, और ये जो परावर्तित किरण है ये हम सबों को लगेगा कि ये पीछे जो है वो उत्तल दर्पण के फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, उत्तल दर्पण के फोकस से आ रही है। और साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये भी संभव है कि इसमें कोई प्रकाश की किरण ऐसी भी होगी जो वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रही होगी, और आप क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी तो फिर वो उसी डायरेक्शन में लौट आएगी। मतलब ये अगर ऐसे जा रही है तो सर ये इसी डायरेक्शन में लौट के भी आ जाएगी, लेकिन ये पीछे आपको कुछ इस तरह से जाता हुआ मालूम पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो गुरुजी यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु को उत्तल दर्पण में पोल और अनंत के बीच रखा जाए, यानी कि दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आप सभी कहेंगे प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और एफ के बीच बनेगा। साथ ही प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी आभासी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। आभासी बोले तो काल्पनिक होगा। और क्या होगा, तो हम देख रहे हैं वस्तु हमारा बड़ा है जबकि प्रतिबिंब का साइज यहाँ पे घट गया है। मतलब क्या कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आप कहेंगे छोटा होगा। तो यही तो छोटा सा कंसेप्ट था जो आपसे पूछा जा रहा था कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आप कहेंगे आभासी और छोटा होगा। कहाँ पे बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी सर आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है डॉबरेनर का त्रिक का नियम, दूसरा ऑप्शन है मेंडलीफ का आवर्ती नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का नियम, चौथा ऑप्शन है न्यूलैंड का अष्टक नियम। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे न्यूटन के नियम की तो हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा किसकी करेंगे? तो डॉबरेनर के त्रिक नियम की, मेंडलीफ के आवर्त नियम की और न्यूलैंड के अष्टक नियम की। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी जो है वो किसी एक वैज्ञानिक का बपौती नहीं है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग प्रयास करा है। ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती दौर में जब तत्वों के गुणधर्म को समझने की कोशिश की जा रही थी तो उस वक्त बहुत सारे वैज्ञानिक आए, डूमा आए, लववाजे आए, फिर आपका डॉबरेनर आए, उसके बाद आपका न्यूलैंड आए और फिर तब जाकर के मेंडलीफ आया। ध्यान दीजिएगा कि जो आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को समझने का इनिशिएटिव प्रयास था उसमें पहला नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं वो डॉबरेनर के बारे में पढ़ते हैं। डॉबरेनर ने क्या दिया था? तो आप कहते हैं गुरुजी डॉबरेनर ने अपना त्रियक नियम दिया था जिसको हम लोग डॉबरेनर का ट्राइड रूल कहते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद कौन आए थे? तो आप कहते हैं कि गुरुजी न्यूलैंड आए थे और न्यूलैंड ने क्या दिया था? अपना अष्टक नियम दिया था। और मैंने अपने सेशन में कई बार आपको ट्राइड रूल और अष्टक नियम के बारे में बताया है। डॉबरेनर का त्रायिक नियम क्या कहता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी डॉबरेनर ने बताया कि अगर तीन तीन तत्वों का समूह बनाया जाए और उस समूह में तीनों तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। और ये क्या था? डॉबरेनर का ट्राइड नियम था। ध्यान दीजिएगा कि डॉबरेनर का जो त्रियक नियम था वो किस पे आधारित था? तो आप कहेंगे गुरुजी ये परमाणु भार पे आधारित था, यानी कि परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। फिर जब डॉबरेनर बाबू फेल हो गए तब आए न्यूलैंड बाबू। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि तत्वों को अगर उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए 1 से लेकर के 8 तक तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व से मैच करेगा। लेकिन ये बाबा भी फेल हो गए, इनका भी जो अष्टक नियम था वो भी फेल हो गया। फिर कौन आए? तो सर फिर आए मेंडलीफ, जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाने में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में सजाया था। और इसीलिए हम लोग ये याद भी करते हैं कि सबसे पहले आवर्त सारणी को किसने बनाया? आप कहेंगे मेंडलीफ ने बनाया। सबसे पहले आवर्त सारणी को किसने बनाया? आप कहेंगे मेंडलीफ ने बनाया। आवर्त सारणी की खोज किसने करा? आप कहेंगे मेंडलीफ ने करा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया, यानी कि जब इन्होंने तत्वों को आवर्त और समूह के रूप में सजाया तो इन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। और मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में क्या बताया? तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में बताया कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो उसके परमाणु भार का आवर्त फलन होगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होगा। मतलब साफ है कि मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था वो भी किस पे आधारित था? परमाणु भार पे ही आधारित था। किस पे आधारित था? परमाणु भार पे ही आधारित था। क्योंकि जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया उसमें कुछ इनसे त्रुटि रह गई थी और इस त्रुटि को सुधारने के लिए कौन आए? तो सर मोसले आए, जिन्होंने क्या करा? आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। और आधुनिक आवर्त सारणी में इन्होंने कौन सा आवर्त नियम दिया? तो मोसले ने बताया कि तत्वों का जो गुण है वो उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। और इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डॉबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ इन तीनों का जो आवर्त सारणी के लिए नियम था वो क्या था? तो सर परमाणु भार पे आधारित था। जबकि मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया उसका जो नियम था, आवर्त नियम, वो किस पे आधारित था? परमाणु संख्या पे आधारित था। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आप कहेंगे सर सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आवर्त नियम भी मेंडलीफ के द्वारा ही दिया गया होगा। और मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में क्या बताया कि तत्वों का जो गुणधर्म है वो उसके परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी मेंडलीफ का आवर्ती नियम हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि निम्नलिखित में से किसके नियम के थ्रू जो तत्वों का गुणधर्म है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आधुनिक आवर्त नियम के थ्रू या मोसले के आवर्त नियम के थ्रू जो तत्वों का गुणधर्म है वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है।
याद रखने वाली बात यह है, आप सभी हमेशा माइंड में रखेंगे कि डॉबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ इन तीनों का आवर्त सारणी के लिए जो भी नियम था सब के सब परमाणु भार पे आधारित थे, जबकि मोसले का जो आपका आवर्त नियम था वो परमाणु संख्या पे आधारित थे। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? आप कहेंगे मेंडलीफ ने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आप कहेंगे मोसले ने बनाया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 5.6 kWh इक्वल टू वाट, 20.16 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 14.4 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तीसरा ऑप्शन है 14.4 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, और आपका चौथा ऑप्शन है 14.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे, हाय वाह क्या पूछ लिया भाई, मेरे बहुत ही आसान सा सवाल है। आपसे करा जा रहा है क्वेश्चन कि 5.6 kWh इक्वल टू वाट, बताइए ना बनेगा। आप सबों को मालूम है कि 1 kWh में कितना जूल होता है? आप कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो चला, जब 1 kWh में इतना जूल होता है ये मालूम है, तो 5.6 kWh में कितना जूल होगा इना निकाल लेंगे। आप कहेंगे गुरुजी एकरा और एकरा गुना कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल यही करना है सर। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग गुना करेंगे तो 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और सब जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 20.16 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यानी कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 5.6 kWh इक्वल टू वाट, आप कहेंगे 20.16 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो सही आंसर सर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए आज के इस शिफ्ट में कोई दम है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। फिर भी इस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे होंगे उसको अभी तक माथा दर्द कर रहा होगा कि हमारा ग्रुप डी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हमारा साइंस कमज़ोर था इसीलिए नहीं हुआ। जबकि आज के इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे के सारे बेसिक लेवल के हैं, और अगर आप इस लेवल में भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात है कि आप पढ़ रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी सर आपसे पूछा जा रहा है कि 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? 4800 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 4800 kg मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 4800 kg मीटर और सेकेंड टू द पावर 1, और चौथा ऑप्शन है 4800 kg मीटर सेकेंड टू द पावर 2। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है? यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट को सही से रिप्रेजेंट करेंगे, आप सही ऑप्शन टिक करेंगे। यूनिट सही से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कुछ आंसर टिक करके आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत, और आपको क्या मिल जाएगा सर? तब बड़ा वाला लड्डू मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई आपका 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, यानी कि मास है सर 80 kg, और वेग जो है सर इसका है 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संवेग कितना होगा? बताओ, चला ना बनेगा। आप क्या कहेंगे कि P इक्वल टू गुरु जी एम भी होता है। P का है तब संवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू एम भी, मास कितना है चला 80, अब वेग कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 4800। क्या हो जाएगा? 4800। 8 छक्के 48, डबल जीरो लगा देंगे सर। ध्यान दीजिएगा, संवेग का यूनिट क्या होता है? तो गुरुजी संवेग का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 4800 केजी मीटर पर सेकेंड। मेरे मित्र, मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिट का ख्याल रखना है, देख लेना है कि अगर हमारा यूनिट इस तरह से है तो सही आंसर जो है वो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा यूनिट कुछ इस तरह से है 4800 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, तब हमारा सही आंसर क्या होगा? तो सर ये वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने s टू दी पावर -1 क्यों लगाया? क्योंकि मीटर बटा सेकेंड है, तो सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या कहेंगे सर? उल्टा हो जाएगा, -1 लिखना होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यूनिट देख लेना है। तो आप देख लो कि आपका दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। आप कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 4800 केजी मीटर सेकेंड टू दी पावर -2, जो कि नहीं होगा क्योंकि वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर संवेग का यूनिट नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 4800 केजी मीटर पर सेकेंड। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बहुत सारे मित्र इस टाइप के प्रश्न में इसीलिए कंफ्यूज आ जाते हैं कि वो ये पावर वाला यूनिट जो है उसको समझ में ही नहीं आता है, जबकि मैंने ये चीज़ कई बार आपको बताया है। तो आप सबों को कंफ्यूज नहीं होना है। काहे नहीं होना है? क्योंकि 3 साल से चला तैयारी कर रहे हो और छोटा छोटा बात में अगर कंफ्यूज करेंगे तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, और नंबर कट जाएगा तो सर बड़ा अफसोस होगा। इसीलिए जितना ज़्यादा आप मार्क ले आ सकते हो आप उतना ही ज़्यादा सेफ जोन में होगे और उतना ही ज़्यादा आप सिक्योर रहोगे। तो आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि यूनिट से संबंधित कोई भी गलती आप लोगों को नहीं करना है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? पहला ऑप्शन है डीम बल्ब, दूसरा ऑप्शन है दोनों का प्रतिरोध एक समान है, तीसरा ऑप्शन है चमकीले बल्ब, चौथा ऑप्शन है चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि 2 बल्ब है जिसमें से एक जो है दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। आप कहेंगे सर ये हम कैसे पता करेंगे कि केकर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा? तो मेरे मित्र ज़रा सा आप हमको ये बताओ कि 2 लड़का है जिसमें एक कमज़ोर है और एक थोड़ा सा शक्तिशाली है, तो दोनों में से ज़्यादा कौन चमकेगा? आप कहेंगे गुरुजी जगरा पास ज़्यादा शक्ति होगा वो ज़्यादा छट छट करेगा, कभी दीवार पे मार देगा, कभी बेंच पे मार देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी किसी को टोन देगा। मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगा वो ज़्यादा चमकेगा और जगरा पास कम शक्ति होगा वो क्या होगा? तो सर किसी कोना में जाकर के दुबकल रहेगा कि हाय भाई कोई मार ना दे हमको, या हमसे मास्टर सवाल ना पूछ ले। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपको जो की पॉइंट अपने माइंड में रखना है वो क्या है? तो वो है कि ज़्यादा शक्ति होगा, ज़्यादा शक्ति होगा, ज़्यादा शक्ति होगा तो क्या होगा? ज़्यादा चमकेगा। ज़्यादा शक्ति होगा तो क्या होगा सर? ज़्यादा चमकेगा। और कम शक्ति होगा, कम शक्ति होगा तो कोना में जाके बैठेगा। मतलब क्या कि छट छट कम करेगा, मतलब कम चमकेगा। क्या करेगा सर? कम चमकेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 2 बल्ब है जिसमें एक जो है दूसरे की तुलना में अधिक चमक रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसका प्रतिरोध उच्च होगा। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा शक्ति होगा तो ज़्यादा चमकेगा, कम शक्ति होगा तो कम चमकेगा। एकरा से बल्ब के प्रतिरोध को क्या लेना देना है? भाई मेरे बहुत ज़्यादा लेना देना है। और कहीं ना कहीं अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? तो कहीं ना कहीं हम लोग शक्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शक्ति की। और आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जिस बल्ब का पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकेगा और जिस बल्ब का पावर कम होगा वो क्या होगा? तो गुरुजी कम चमकेगा। और मेरे मित्र आप हमको ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं जब विभवांतर समान हो? तो आप कहते हैं गुरुजी P = V²/R लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो रेसिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रिकल पावर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आप कहेंगे रेसिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर पावर ज़्यादा है, पावर क्या है? ज़्यादा है, तो प्रतिरोध क्या होगा? आप कहेंगे कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर पावरवा आपका क्या है? कम है। पावरवा क्या है? कम है, तो आप क्या कहेंगे? प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा शक्ति तो ज़्यादा चमकेगा और कम शक्ति तो कम चमकेगा। यहाँ पे अगर आपका पावर ज़्यादा हो तो बल्ब क्या होगा? आप कहेंगे सर बल्ब जो है वो ज़्यादा चमकेगा। बल्ब क्या होगा? ज़्यादा चमकेगा। तो जो बल्ब ज़्यादा चमक रहा होगा उसकी प्रतिरोध क्या होगी? आप कहेंगे गुरुजी कम होगी। और जो बल्ब आपका कम चमक रहा होगा उसकी प्रतिरोध क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो जो बल्ब अधिक चमक रहा है उसकी प्रतिरोध कम होगी, और साथ ही जो बल्ब आपका कम चमक रहा होगा, जो डीम लाइट वाला होगा, उसकी प्रतिरोध क्या होगी? तो आप कहेंगे ज़्यादा होगी, यानी कि उच्च होगी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन करा जा रहा है कि 2 बल्ब एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? आप क्या कहेंगे कि सर डीम बल्ब जो होगा उसका प्रतिरोध उच्च होगा, और पहले ही ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? डीम बल्ब। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर रेसिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है,
और कोई भी बल्ब अगर बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है मतलब उसकी पावर ज़्यादा है, कम ग्लो कर रहा है उसकी पावर क्या है, कम है। और अगर वो कम ग्लो कर रहा है मतलब रेसिस्टेंस उसका क्या है, हाई है। ज़्यादा ग्लो कर रहा है रेसिस्टेंस उसका क्या है, कम है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा, जाइलम। बताइए ना बनेगा। 1000 बार हम बताए हैं आपको। और अगर अभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो भाई मेरे ज़रूरत है आपको थ्योरी पोर्शन करने की। मेरे मित्र मैंने आपको क्या बताया है, तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका पौधा है यानी कि जो प्लांट है एकरा में 2 गो टिश्यू पाया जाता है। कई गो टिश्यू पाया जाता है, तो चला 2 गो टिश्यू पाया जाता है। कौन कौन, तो गुरुजी एगो होता है विभोज्योतक उत्तक। क्या होता है, विभोज्योतक उत्तक, जेकरा में कोशिका विभाजन करने की क्षमता हो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा कौन होता है, तो गुरुजी दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अच्छा ये अस्थायी उत्तक कौन है, तो गुरुजी ये वह विभोज्योतक उत्तक है जेकरा अंदर कोशिका विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जो अस्थायी उत्तक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एगो होता है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो एस्केलेनकाइमा है, ध्यान दीजिएगा मैंने एस्केलेनकाइमा को पहले लिख दिया है तो कोई बात नहीं है। जो आपका एस्केलेनकाइमा है साथ ही साथ जो पेरेनकाइमा है और साथ ही साथ जो कोलेनकाइमा है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आप कहेंगे गुरुजी ये सब के सब जो है वो पौधे का सरल अस्थायी उत्तक कहलाता है। और जो हमारा जाइलम है और साथ ही साथ जो फ्लोएम है ये क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये पौधे का जटिल अस्थायी उत्तक कहलाता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर कहीं पे अंतरकोशिकीय स्थान लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पे अंतरकोशिकीय स्थान लिखा हुआ मिले तो चला समझ जाना एकरे अंग्रेजी में इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। और मैंने आपको क्या बताया है कि 2 कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है उसी को अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। और मैंने किसी सेशन में ये भी बताया है कि पेरेनकाइमा में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा ना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आपका जो मृदु उत्तक होता है इसमें अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो आपका कोलेनकाइमा होता है इसमें अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है, तो पेरेनकाइमा से कम होता है। और जो आपका एस्केलेनकाइमा है इसमें आपका अंतरकोशिकीय स्थान होता ही नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। आप कहेंगे सबसे ज़्यादा पेरेनकाइमा में, जेकरा हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मृदु उत्तक। और उससे कम किस में होगा, कोलेनकाइमा में। एस्केलेनकाइमा में होगा ही नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। ऑप्शन दिया हुआ है द्विखंडन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है खंडन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन द्वारा और चौथा ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन द्वारा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अमीबा में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग द्विविखंडन प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि अमीबा में प्रजनन की प्रक्रिया द्विविखंडन या द्विखंडन के द्वारा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहिएगा कि गुरुजी ये बात तो कहाँ कहाया हुआ है कि अमीबा में प्रजनन की प्रक्रिया द्विविखंडन के द्वारा होता है, लेकिन हम लोग इसको समझते तो है नहीं, रट लेते हैं। भाई मेरे रटना नहीं है, ध्यान देंगे कि ये आपका क्या है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये है तो अमीबा है, इसमें क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी इसके सेल में कोशिका द्रव होगा और क्या होगा, तो गुरुजी बड़ा वाला न्यूक्लियस होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और सारा खेल किस पे होता है, यह केंद्रक पे होता है। ध्यान दीजिएगा ये अमीबा जो है आपका ये सिंगल सेल है जब इस तरह से है, और जब यही अमीबा विकसित हो जाता है यानी कि जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो इसका न्यूक्लियस भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सिंगल पेरेंट है, लेकिन जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो सर ये आपका कुछ इतना बड़ा हो जाता है।
कितना बड़ा सर? इतना बड़ा। और इसमें भी क्या हो जाता है तो गुरुजी साइटोप्लाज्म हो जाता है। और इसका जो न्यूक्लियस है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है तो सर ये बड़ा सा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा सा हो जाता है। और जैसे ही इसका शरीर पूरी तरह से विकसित होता है चेला, तो इसका शरीर हो जाता है भारी। क्या हो जाता है? भारी। और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? यहाँ से टूट जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जैसे ही ये टूट गया तो पहले तो ये एगो अमीबा था, अभी कै गो में बदल गया तो गुरुजी 2 गो में बदल गया। और दोनों में क्या है तो दोनों में केंद्रक और कोशिका द्रव है। और यही क्या है सर? अमीबा के प्रजनन का एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे बाइनरी फिजन क्या है तो बाइनरी फिजन जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें कोई भी जीव जो है वो कितने डॉटर सेल में टूट जाता है तो आप याद रखेंगे 2 डॉटर सेल में टूट जाता है, जैसे कि आपका अमीबा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा अगर बात करी जाएगी मल्टीपल फिजन की तो मल्टीपल फिजन भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रक्रिया है। और चला मल्टीपल फिजन को हम लोग क्या कहते हैं तो एकरा कहते हैं बहु विखंडन। मतलब क्या? एगो पेरेंट से सर बहुत सारा बाल बच्चा हो जाए, ओकरे क्या कहा जाता है? बहु विखंडन। यहाँ पे क्या है? एगो पेरेंट से 2 गो डॉटर सेल मिल रहे हैं। यहाँ पे बहु का मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब क्या कि एक पेरेंट सेल विखंडित होकर के स्प्लिट होकर के जब बहुत सारे डॉटर सेल को बनाता है तब उस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको बेटर कहाँ पे देखने को मिल जाता है तो जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम है इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है तो आप सभी याद रखना मल्टीपल फिजन के थ्रू होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम में प्रजनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? आप कहेंगे बहु विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में द्विविखंडन के द्वारा होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में खंडन भी दिया हुआ है तो सर खंडन बोलो या फिर द्विविखंडन बोलो, दोनों ही बात बराबर है, लेकिन द्विविखंडन ज़्यादा सुटेबल रहता है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। खंडन का मतलब सीधे टूटना हो जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे रिलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मुकुलन। कोई समस्या की बात नहीं है, आप सबों को मालूम होगा कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो मुकुलन के थ्रू होती है। और साथ ही नेक्स्ट है आपका लैंगिक प्रजनन। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर पाया जाता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। और साथ ही साथ जो आपका एनिमल्स हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है प्रजनन की? तो आप कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यानी कि लैंगिक प्रजनन के थ्रू क्या करते हैं? वो अपने न्यू ऑर्गेनिज्म का विकास करते हैं। सबसे अहम बात आप सभी यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ डबल पेरेंट्स, बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ ओनली नीड ऑफ सिंगल पेरेंट्स। मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट की जरूरत होती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है किसमें सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट की जरूरत होती है। और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया एनिमल में हो सकता है और साथ ही साथ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ऑप्शन दिया हुआ है H2+O2 रिएक्ट करके H2O बना लेता है। दूसरा ऑप्शन है Na+H2O रिएक्ट करके NaOH+H2 बना लेता है। तीसरा ऑप्शन है Mg+O2 रिएक्ट करके MgO बना लेता है। चौथा ऑप्शन है 2Mg+O2 रिएक्ट करके 2MgO बना लेता है। बताइए ना बनेगा? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, चौथे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि 2Mg+O2 रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है? 2MgO बना ले रहा है। और संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग किसको कहते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ऐसा कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान होती है उसको क्या बोला जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। और अगर आप अपने चौथे ऑप्शन में जो समीकरण दिया गया है उसकी बात करेंगे तो कहेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं।
टोटल कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका 2 MgO है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 गो मैग्नीशियम है और 2 गो ऑक्सीजन है, टोटल कितना है 4। मतलब साफ है यहाँ पे अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान है। ये जो आपका समीकरण है ये क्या है, संतुलित समीकरण है। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं आप उसको तसल्ली से चेक कर लेना, अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या आपको असमान मिलेगी, और वो तीनों क्या हैं, आप कहेंगे असंतुलित हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्वेश्चन करा जा रहा है आपसे करा जा रहा है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर 20 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो 3 सेकंड बाद तय की गई विस्थापन का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 मीटर, चौथा ऑप्शन है 10 मीटर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी गेंद को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर 3 सेकंड यानी कि 3 सेकंड के बाद गेंद के द्वारा जो तय की गई विस्थापन होगी वो कितना होगा। गेंद के द्वारा जो तय की गई विस्थापन होगी वो कितना होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विस्थापन की बात की जा रही है और गेंद को ऊपर फेंका जा रहा है। यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, तो आप कहेंगे गेंद द्वारा जो तय की गई ऊंचाई होगी वही हमारा विस्थापन होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप कहेंगे सर ये निकलेगा कैसे, आसानी से निकल जाएगा चेला। बहुत ज़्यादा नॉमेरिकल मैंने आपको पढ़ाया है और इस क्वेश्चन में तो आपको फंसने का कहीं से भी कोई गुंजाइश ही नहीं है। कैसे, तो ध्यान देना, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मतलब साफ है कि जो बॉल है उसका प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और साथ ही टी कितना है, तो गुरुजी 3 सेकंड बाद विस्थापन पूछा जा रहा है। विस्थापन मतलब ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेकंड। आप सबों को मालूम होगा फॉर्मूला H इक्वल टू क्या होता है UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा, तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक तब मानेंगे जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा, लेकिन जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। काहे, यहाँ पे जो हमको कार्य करना होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना होगा। क्योंकि जब हम लोग इसको ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहेगा नहीं तू नीचे आ जाओ, लेकिन इसके वेग के चलते ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण चला, आप कहेंगे ऋणात्मक। तो H इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ध्यान देंगे U के जगह क्या आएगा 20, T के जगह 3 माइनस हाफ, G कितना हो जाएगा तो सर 10, यहाँ पे T स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, आप कहोगे 9, तो 2 5 10, 20 या 60 माइनस 9 5 45, कितना हो गया 15 मीटर। आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी में 15 मीटर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑफ 800 kg फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इज 30 किलो जूल। दूसरा ऑप्शन है 40 किलो जूल, तीसरा ऑप्शन है 20 किलो जूल और चौथा ऑप्शन है 10 किलो जूल। क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 800 किलोग्राम का कार है जिसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में ना तो बल दिया हुआ है और ना ही विस्थापन दिया हुआ है और ना ही बल और विस्थापन के बीच में बना हुआ कोण दिया गया है, फिर भी हमसे पूछा जा रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा। ये कैसे बनेगा, आसानी से बन जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई कार है जिसका द्रव्यमान यानी कि मास कितना है 800 kg है। फिर क्या कहा जा रहा है कि इस कार की पहले वेग थी कितना 5 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर इसका दूसरा वेग हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई कार है, कोई व्यक्ति है जिसका पहले वेग ये था और फिर बाद में उसका वेग ये हो जा रहा है, तो यहाँ पे उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई गाड़ी का वेग पहला कुछ और हो
और कुछ देर के बाद उसका वेग कुछ और हो जाए, और इस स्थिति में किया गया कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो उस व्यक्ति, वस्तु या कार या फिर गाड़ी के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। आप कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे, तो पहला चीज़ तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे डेल के ई के बराबर होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, परिवर्तन को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुरुजी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि कार का द्रव्यमान तो सेम है दोनों ही स्थिति में। जब इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है तो भी इसका द्रव्यमान 800 kg ही है, और जब इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है तो भी इसका द्रव्यमान कितना है, 800 kg ही है। और आप सबों को मालूम है कि गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। मेरे मित्र हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि एक बार इस वेग के साथ गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं और एक बार इस वेग के साथ गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस V2 वाले को हम लोग ये मान ले कि ये हमारा फाइनल गतिज ऊर्जा है, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, KF से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इसको हम लोग शुरुआत वाला गतिज ऊर्जा मान लें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग KI से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हम W इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को KF माइनस KI लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, शौक से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग शुरुआती दौर में कार की गतिज ऊर्जा निकाले तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हाफ, m के जगह आ जाएगा 800, और जो हमारा वेग है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है v², तो इस 5 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो लीजिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 800, और पहले स्थिति में कार की जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी हो जाएगा 25 चौका 100 और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पहले स्थिति में जो कार का गतिज ऊर्जा होगा वो हो जाएगा 10,000 जूल। कितना हो जाएगा, 10,000 जूल। ध्यान देंगे यहाँ पे आपका अंतिम स्थिति में कार का वेग कितना है, तो गुरुजी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ, m के जगह सर 800 ही लिखाएगा, और v के जगह क्या लिखाएगा, तो गुरुजी 10 का स्क्वायर करना होगा, तो क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे 400, और जब आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। ध्यान दीजिएगा कि कार का जो अंतिम गतिज ऊर्जा है 10 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ वो है 40,000 जूल, और शुरुआती वाला जो गतिज ऊर्जा था वो कितना था, 10,000 जूल। आप क्या कह रहे हैं, किया गया कार्य KF यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस KI यानी कि शुरुआती दौर वाला गतिज ऊर्जा, तो दोनों को घटा लेते हैं, तो हम लोग W इक्वल टू क्या कहेंगे कि गुरुजी 40,000 माइनस ये हो जाएगा 10,000। 40,000 माइनस क्या हो जाएगा, 10,000। जब आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30,000 जूल। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो आपका 1 किलो जूल होता है वो कितना के बराबर होता है, 1000 जूल। तो जो आपका 30,000 जूल है इसमें कितना किलो जूल हो जाएगा, आप कहेंगे सर एकरा 1000 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे ना हम लोग लिख दें कि गुरुजी ये 30 किलो जूल हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 30 किलो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 किलो जूल। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ही ऑप्शन में 30 किलो जूल लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश। पहला ऑप्शन है ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है घटता है, चौथा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के पिघलाने की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर किसी चीज़ को हीट दिया जाए, उष्मा दिया जाए, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं ऑल आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये सब के सब किससे बने होते हैं, तो गुरुजी छोटे छोटे महीन कणों से बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार ये आपका कोई सॉलिड सब्सटेंसेस है, कोई ठोस सब्सटेंसेस है। जब आप इसको हीट देंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये पिघलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली पिघलने के दौरान क्या होता है, तो गुरुजी जब हम लोग इसको हीट दे रहे होते हैं
तो हम सबों को मालूम है ये जो ठोस पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, ये सारे छोटे छोटे कण आपस में मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, यानी कि मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग इसको पिघलाने के लिए हीट दे रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। और जब इसको हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो इस कणों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि इस सॉलिड सब्सटेंसेस को पिघलाने के लिए हमारे द्वारा जो हीट एनर्जी दिया जा रहा है, उसमें ऊर्जा दिया जा रहा है, वो टोटल उसमें ऊर्जा कहाँ पे चला जा रहा है, तो सर इसके कणों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है उसको तोड़ने में चला जा रहा है। और अंतर आणविक आकर्षण बल जब ये टूटेगा तो सर ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये पिघल जाएगा। मतलब साफ है कि कोई भी ठोस जब पिघलेगा तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना भी हीट देंगे वो सब के सब कहाँ पे चला जाएगा, तो गुरुजी उस ठोस के कणों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है उसको तोड़ने में चला जाएगा। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ठोस के पिघलने के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस आपका मेल्ट होगा तो उस मेल्टिंग के दौरान उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होता, बल्कि जो हम हीट एनर्जी देते हैं वे सारे के सारे हीट एनर्जी कहाँ पे चले जाते हैं, तो सर उसके कणों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने में चला जाता है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश, आप कहेंगे परिवर्तित नहीं होता है। सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है 4 कक्षीय हृदय, दूसरा ऑप्शन है अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय, तीसरा ऑप्शन है 3 कक्षीय हृदय और चौथा ऑप्शन है द्विकक्षीय हृदय। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, इससे पीछे के सेशन में मैंने आप सबों को बताया है कि जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स वर्ग के जीव जंतु होते हैं, ध्यान में रखिएगा, रेप्टाइल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सरीसृप, जो रेंगने वाला जंतु होता है। एम्फीबियन जो जल और थल दोनों में रहता है, जिसको हम लोग उभयचर कहते हैं। तो जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स कैटेगरी के जंतु होते हैं, इन सभी के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, यानी कि 3 कक्ष होते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे एक एक एक्सेप्शन भी है, जिसको हम लोग अपवाद कहते हैं। और वो अपवाद क्या है? मगरमच्छ। वो अपवाद क्या है? मगरमच्छ। और ध्यान में रखेंगे कि मगरमच्छ भी आपका रेप्टाइल्स के कैटेगरी में ही आता है, बट दे हैव अ 4 चैम्बर इन देयर हार्ट। लेकिन इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखना कि जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हैं, इन सभी के हार्ट में 3 चैम्बर मौजूद होते हैं, जबकि अपवाद मगरमच्छ है जिसके हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, आप कहेंगे 3 कक्षीय हृदय होता है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में 4 कक्षीय हृदय दिया हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं कि मगरमच्छ में 4 चैम्बर होता है, साथ ही हम हो, आप हो, इन सबों में कितना हार्ट का चैम्बर होगा? आप कहेंगे सर 4 चैम्बर होगा। नेक्स्ट है आपका अपूर्ण 3 कक्षीय, इस टाइप का कोई हृदय चैम्बर नहीं होता है जो आधा अधूरा हो। नेक्स्ट है आपका अगले ऑप्शन में द्विकक्षीय हृदय। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फिश होता है, मछली होता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं इसके हार्ट में? आप कहेंगे 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को बोली जाती है, यानी कि नर्व सेल को बोली जाती है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, जो सेंटीमीटर में कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आप सभी ध्यान में रखना, माइकोप्लाज्म की कोशिका जो होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कौन सा होता है?
तो गुरुजी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे ग्रेनुअल सेल। क्या कहेंगे? ग्रेनुअल सेल, जो आपको कहाँ पे पाया जाता है? सर ब्रेन में पाया जाता है। बहुत सारे मित्र उंगली उठाएंगे कि गुरुजी हम लोगों ने तो पढ़ा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म को बोला जाता है। जरूर पढ़े होंगे, ध्यान में रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आयतन के आधार पे कौन सा है? स्पर्म। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आयतन के आधार पे कौन सा है? स्पर्म है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की लार्जेस्ट सेल, तो फीमेल के बॉडी में पाया जाने वाला जो ओवम है वो क्या है? लार्जेस्ट सेल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप सभी याद रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो आप कहेंगे ग्रेनुअल सेल। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और आपके ऑप्शन में ग्रेनुअल सेल ना दिया हुआ रहे और आपके ऑप्शन में स्पर्म का जिक्र किया हुआ हो, तब आप वहाँ पे उसको आसानी से टिक करेंगे। लेकिन ये डिफरेंसेज आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या? कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आयतन के आधार पे कौन है? तो सर स्पर्म है। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लिटमस विलियन डैश से निष्कासित किया जाता है। बताइए, अभी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से? आप कहेंगे सर आसानी से बना लेंगे। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त का जो अंतर होता है वो 2 मिनट का होता है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 2 मिनट दिया हुआ है। आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही जब आप यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँच जाता है? सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँच जाता है? मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे 8 मिनट 19 सेकेंड में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश, ध्यान में रखिएगा चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंच जाता है? तो आप सभी याद रखना 1.28 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 28 सेकेंड में चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाती है और सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचती है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में जो अंतर होता है वो 2 मिनट का होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है कपूर, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है नेफ्थलीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऊर्ध्वपातक पदार्थ हम लोग किसको बोलते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, एकरे हम लोग अंग्रेजी में सब्लिमेटिंग सब्सटेंस कहते हैं। वैसा पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को शो करता है या ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, उसको क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी उसको ऊर्ध्वपातक पदार्थ बोला जाता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे गुरुजी ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है? तो भाई मेरे ध्यान में रखना कि जब किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करो और वो ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। और इस प्रकार के प्रक्रिया को जिस पदार्थ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं।
एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? तो जो आपका कपूर है, नेफ्थिलीन है, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग नौसादर बोलते हैं, और साथ ही साथ जो आयोडीन है, जो आपका शुष्क बर्फ होता है, ये सब के सब क्या होते हैं सर? ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं। ध्यान में रखेंगे, आपके ऑप्शन में जो सोडियम सल्फेट दिया हुआ है वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, वो क्या है? एक प्रकार का लवण है। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके बाकी के जो अलग ऑप्शन हैं, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थिलीन, साथ ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, आयोडीन, ये सब के सब क्या हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं या फिर ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को शो करते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है? तो जब इसको गर्म किया जाएगा, ये बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किस में बदल जाएगा? गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, यानी कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है अंडकोश, आप कहेंगे गुरुजी ये तो हिस्सा है। आपका दूसरा ऑप्शन है अंडाशय जिसको ओवरी बोला जाता है, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ओवरी तो फीमेल के बॉडी में पाया जाता है, ये तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सर, और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा? यही होगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रीसन, आप कहेंगे गुरुजी इसी को टेस्टिस बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये भी क्या है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है शुक्रवाहिका, जिसके थ्रू क्या होता है? स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह गमन करता है, आप कहेंगे सर ये भी पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तो हिस्सा कौन नहीं है? तो सर अंडाशय ओवरी हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का हिस्सा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है निक्रोम, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर, चौथा ऑप्शन है आपका निकिल। क्या होगा इसका आंसर? आप क्या कहते हैं कि गुरुजी सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी जब आपने ये बताया कि सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, तो ये बताओ कि चांदी की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है कितनी होती है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चांदी की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो 1.6 × 10⁻⁻8 होती है। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोधकता का अपना एक अलग यूनिट होता है, और ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे को याद है प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है। आप सभी नीचे कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। दूसरा ऑप्शन है जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। तीसरा ऑप्शन है वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। और चौथा ऑप्शन है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। आपको न्यूटन सेकेंड लॉ याद है? अगर याद है तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और सही आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चल पाए कि छोटी छोटी बातें आपको याद रहती है या नहीं रहती है। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।